और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल कोरोना के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में एक बार फिर से 3,68,147 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,732 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 3,417 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अपने आप में गंभीर स्थिति यह कि लगातार 12वां दिन ऐसा है जब 3 लाख के पार केस सामने आए हैं और लगातार 7वें दिन 3,000 से ज्यादा मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। और यह आंकड़े कम नहीं हो रहे। हालांकि आज की अगर स्थिति देखें तो आज कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी, मामूली कमी जरूर दर्ज की गई है, क्योंकि कल 3,92,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और आज 3,68,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन यह कमी संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। और इन सब के बीच आपको 6 तस्वीरों के जरिए पूरी स्थिति को बताने की कोशिश करते हैं। आपके सामने ये 6 तस्वीरें देखिए। बता दें कि कोरोना से हालात किस कदर बेहाल है, इन 6 तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। कोविड को लेकर के दरअसल एक तरफ स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और आदेश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड की दूसरी लहर को रोकने और जनता के हित में लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए सेना के संसाधनों के उपयोग पर विचार करना चाहिए। साथ में कोर्ट ने आदेश यह भी दिया कि केंद्र सरकार 3 मई की आधी रात से पहले यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। इस बीच उत्तर प्रदेश में मेरठ में ऑक्सीजन संकट का बढ़ता, एक तरीके से यह संकट बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जूझ रहे केएमसी अस्पताल में 5 लोगों की मौत की खबर है। ऑक्सीजन की कमी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी इधर सुनवाई है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि किसी भी हाल में 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, जो कि केंद्र सरकार ने कोटा रखा है दिल्ली के ऑक्सीजन का, वो कम से कम दिल्ली को मुहैया कराया जाए। और आपको बता दें कि कोविड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान मामले में कहा कि लॉकडाउन लगाए जाए, लेकिन इस स्थिति में समाज के उन लोगों का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए जो कि गरीब हैं या जिनके पास जीने खाने के उचित साधन नहीं है। तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की होगी कि कम से कम उनकी देखभाल की जाए। इसके साथ ही दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार 3 मई की आधी रात से पहले यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो और कम से कम जो कोटा है वो कोटा दिल्ली का 490 मीट्रिक टन का उसे पहुंचे। केंद्र सरकार ने यह कहा कि राज्यों के साथ मिलकर के 4 दिन के अंदर केंद्र अस्पताल के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करे और कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि केंद्र हॉस्पिटल में भर्ती के लिए एक राष्ट्रीय नीति, नेशनल प्लान बनाए और राज्य सरकारें उसका पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि कोविड वैक्सीन के लिए सेना के संसाधनों के इस्तेमाल पर भी विचार करना चाहिए। तो जिस तरह से स्थिति बनी हुई है वैक्सीनेशन को लेकर के, मरीजों के इलाज को लेकर के, इसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वतः संज्ञान लिया और एक तरीके से केंद्र और साथ ही साथ राज्यों को भी नसीहत दी। और इस वक्त आखिर देश भर में क्या स्थिति है कोरोना के मामलों की, उनके इलाज की और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की जो ड्राइव शुरू हुई है 18 साल से ऊपर के लोगों की, उनकी स्थिति क्या है, वैक्सीनेशन को लेकर के किस राज्य में क्या स्थिति है, इस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 5 सहयोगी दिख रहे हैं। मेरे साथ पल्लवी झा मेरी सहयोगी मौजूद है। इसके अलावा मेरे और भी सहयोगी इस वक्त आपको दिख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं पल्लवी का रुख करना चाहूंगा, दिल्ली में क्या स्थिति, क्योंकि पल्लवी अगर बात करें तो ऑक्सीजन की कमी अगर पूरी तरह से ठीक हो गई हो, ऐसा अभी तक भी हुआ नहीं है। फोन कट गया मेरा। पल्लवी क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए शायद पल्लवी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, लखनऊ से मेरे साथ मौजूद हैं। मानस, अशोक मेरे साथ मौजूद है। अशोक, क्या स्थिति है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें? क्योंकि मेरठ में तो बाकायदा अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन राज्य सरकार तो अभी भी लगातार कह रही है कि स्थिति बिल्कुल ठीक है। चलिए, अशोक से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए उनके पास जाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेकर के साफ तौर पर लॉकडाउन लगाने की बात कही है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नसीहत दी है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार करे, साथ ही साथ राज्य सरकारें भी इस ओर गंभीरता से ध्यान दें। लेकिन साथ में यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति में उन लोगों का विशेष ख्याल रखा जाए जो गरीब हैं या जिनके पास खाने और जीने की उचित व्यवस्था नहीं है। पल्लवी जहां मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई है। पल्लवी, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी अभी भी पूरी नहीं हुई है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कहा है कि आज रात 12 बजे तक कम से कम इसकी सप्लाई सुनिश्चित की जाए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है ऑक्सीजन का वो टूटा है और लगातार हॉस्पिटल से एसओएस के मैसेज आ रहे हैं। जिस अस्पताल के मैं बाहर खड़ी हूँ इस वक्त, साउथ ये आकाश हॉस्पिटल है द्वारका का, 250 पेशेंट्स थे इस वेंटिलेटर पर और इन्होंने एसओएस जारी करके कहा था कि सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। किसी तरीके से सिलेंडर से मैनेज किया गया यहाँ पर और फिर देर रात यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जिनके हालात बहुत ख़राब हैं। विम्स एक हॉस्पिटल है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई। इसके अलावा भी कई हॉस्पिटल है, वहाँ पर एसओएस जारी करके कहा गया कि उनके पास बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है और सिलेंडर से काम चलाया जा रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया है केंद्र सरकार को, जाहिर तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर दिल्ली में कोई जान अगर इस वक्त बचाया जा सकता है तो ऑक्सीजन के जरिए ही बचाया जा सकता है, क्योंकि भारी संख्या में अगर कोरोना से संक्रमित लोग आ रहे हैं तो उनमें ऑक्सीजन की कमी ही देखी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगी कि सबसे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 470 मीट्रिक टन दिया था, लेकिन उसको बढ़ा के 570 कर दिया है। तो जरूर यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया तो गया है, लेकिन अस्पतालों में वो सप्लाई चेन नहीं है और जिसकी वजह से ही हम लगातार देख रहे हैं कि अस्पताल में 12 मरीजों की जान चली गई, जिसमें खुद एक प्रोफेसर ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ी जा रही है और इसको लेकर के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार बहस चल रही है। लेकिन पल्लवी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, है वो बहुत खराब है और जब तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम नहीं करेंगी तब तक जो स्थिति बनी हुई है वो ठीक नहीं होगी, खास करके ऑक्सीजन और बेड को लेकर। साउथ ऑक्सीजन के बारे में साफ तौर पर केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसकी कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। इसी को लेकर के लगातार मामला उलझा हुआ है। सुप्रीम को अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली सरकार क्या वाकई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है अभी तक ऑक्सीजन? उसकी सप्लाई में दिक्कत क्या आ रही है उसे? देखिए, चूंकि केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार निर्भर है और जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो ये देखिए पॉलिटिकल हो जाता है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है, लेकिन दिक्कत ये है कि आरोप प्रत्यारोप में लोगों की जान जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है जिनसे कि अस्पतालों को ऑक्सीजन मिलता है, जैसे कि आइनॉक्स है, लिंडे है जो कि फरीदाबाद में है, वहां से सप्लाई आती है और वहां से भी सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही है। कल विम्स ने जब ऑक्सीजन मांगा था तो लिंडे ने कहा कि उनके पास इतनी आपूर्ति ही नहीं है कि वो उनको ऑक्सीजन पहुंचा सके। तो ये भी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही है। हॉस्पिटल्स को कंपनी से बात करना पड़ रहा है, कंपनी कह रही है कि हम दे नहीं सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है वो अभी भी बरकरार है। ठीक है पल्लवी, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है इस पर हम बात आने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं
कि दिल्ली के अलावा और राज्यों में क्या स्थिति है। और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, मुंबई से विनोद जगदाले मेरे साथ मौजूद हैं, तो अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह हैं, और भोपाल से राकेश चतुर्वेदी हैं, और जयपुर से केजे श्रीवास्तव और लखनऊ से अशोक तिवारी हैं। लेकिन विनोद, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं कि मुंबई की क्या स्थिति है। वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर के भी लगातार हर्डल्स आ रही हैं, कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगा हुआ है, ये चस्पा हुआ है कि वैक्सीन नहीं लगेगी, लेकिन मामलों को रोकने को लेकर के और मरीजों की तादाद में कमी आए, इसको लेकर के क्या स्थिति वहां नजर आ रही है अभी भी? देखिए, कल के अगर आंकड़ों को देखें तो मुंबई में जो कोविड-19 के मामले हैं वो लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। कल अगर बात करें तो कल जिस प्रकार से छुट्टी का दिन था तो टेस्ट काफी कम हुए, तो उसके आज नंबर कम आएंगे। लेकिन आज सोमवार को जो टेस्ट होंगे, जिसके मंगलवार को रिजल्ट आएंगे, तब ये पता चलेगा कि आंकड़े और कितने नीचे जा चुके हैं। बात करें मुंबई की, तो मुंबई में वैक्सीनेशन को लेकर गड़बड़ी दिक्कत सामने आई है। राज्य सरकार ने पहले ही कहा था, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से संबोधन में कहा था कि 1 मई को पहली वैक्सीन लग रही, आखिरी नहीं। राज्य के पास जैसा जैसा कोटा आएगा वैसे वैसे वो आगे मुहैया कराया जाएगा। अब निजी अस्पतालों को वैक्सीन खरीदनी है। 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको अगर वैक्सीन लगानी है तो मुंबई में जिन्होंने रजिस्टर किया है, ऐसे सिर्फ 5 जगहों पर यह वैक्सीन लग रही है, और वो भी काफी कम मात्रा में। हर जगह से प्रयास किए जा रहे कि खुद को कोविन ऐप पर रजिस्टर किया जाए और उसके बाद वैक्सीन लिया जाए, लेकिन वैक्सीन लेने में दिक्कत जरूर आ रही है क्योंकि राज्य के पास ही कोटा नहीं है। और फिलहाल जो निजी अस्पताल है उनको भी यहाँ पर जो कंपनीज है, राज्य सरकार को भी अब सीरम और भारत बायोटेक से लगातार संपर्क में है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उनको चाहिए। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस वक्त कोरोना के क्या हालात है। दरअसल कोरोना से हालात लगातार खराब ही नजर आ रहे हैं, और लगातार 12वां दिन है जब 3 लाख के पार केस सामने आए हैं। हालांकि कल के मुकाबले थोड़ी कमी इसमें जरूर आई है। आज बीते 24 घंटे में 3,68,147 नए संक्रमित पाए गए। वहीं बीते 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। लेकिन 24 घंटे में आज ये 7वां दिन है जब लगातार 3,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। 3,417 लोगों की मौत हुई है। और लगातार अलग अलग राज्यों से मेरे सहयोगी बने हुए हैं और उनके पास क्या जानकारी है, वहां पर क्या स्थिति है और केंद्र की तरफ से उन्हें कितनी मदद मिल रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त सीधा रुख करते हैं जल्दी से उत्तर प्रदेश का, जहां पर मेरे सहयोगी अशोक मौजूद हैं। अशोक, उत्तर प्रदेश की हालत की बात करें तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, दवाइयों की, लेकिन मेरठ में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 5 लोगों की मौत हो जाती है। लगातार मौतों का आंकड़ा भी बना हुआ है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्वतः संज्ञान लिया है कि केंद्र एक नेशनल प्लान बनाए। उत्तर प्रदेश में कितनी मदद मिल पा रही है केंद्र से, क्या स्थिति है? देखिए, दरअसल अगर आप बात कीजिए तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी तक अगर सिर्फ ऑक्सीजन की बात की जाए तो 385 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश में आई है। लेकिन आप तमाम सारे सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर जाएंगे तो वहां पर तमाम सारे तीमारदार आपको ऑक्सीजन की दिक्कत की जानकारी जरूर देंगे। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ऐसे जनपद है जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तीमारदारों से यहां तक कहा, उन पर यह भी आरोप लगा कि अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो आपको उपलब्ध करवानी होगी। इस शर्त के आधार पर कई मरीजों को एडमिट किया गया। तो यह जरूर है कि सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की उपलब्धता की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता अभी नहीं है। आप तमाम सारे जगहों पर जाइए तो वहां पर आपको लोगों की परेशानी साफ तौर पर दिखाई देगी। फिलहाल अभी सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल यह की गई है कि अगर कोई नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जो प्रस्ताव आए थे बीते दिनों, उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी होती है, दूसरी एनओसी जो होती है, उसको बिना देरी के ऑक्सीजन प्लांट लगवाने वालों को दिया जाए। जमीन पर हालात ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी किया जा रहा है कि जो एथेनॉल बनाने वाली चीनी मिलें हैं, जल्दी से गुजरात का रुख करते हैं। विनोद, प्लांट है उसके भूपेंद्र, गुजरात की स्थिति जरा बताइए जल्दी से कि वहां पर क्या स्थिति है, कमी आ रही है क्या अभी मामलों में या नहीं? देखिए, गुजरात की अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा किल्लत जो है वो देखने को नहीं मिली है। लेकिन पिछले 2 दिनों की अगर मैं बात करूं तो मैं इस समय जहां मौजूद हूं, ये है 16 सिविल अस्पताल। अहमदाबाद के रूरल के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 325 पेशेंट भर्ती थे और उसके बाद के पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन नहीं था। तो पिछले 2 दिनों में ये जो आपको दरवाजा खुला हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, गेट, ये बंद कर दिया गया था। यहाँ ताला लगा दिया गया था शुक्रवार और शनिवार को। उसके बाद यहाँ पर जितने भी मरीज आ रहे थे उनको वापस लौटाया जा रहा था। लेकिन चूंकि अब स्थिति जो है वो काबू में है,
यहाँ पर मरीजों की संख्या भी कम हो गई है, पिछले 2 दिनों में मामले भी कम आए हैं और ऑक्सीजन का भी जो कोटा होना चाहिए वो इन तक पहुंच चुका है। कुछ एक अस्पताल जो निजी अस्पताल है वहां से भी शिकायतें आई थी, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में है। ऑक्सीजन की बहुत चीजें और बेहतर करने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन राजस्थान की क्या स्थिति, जल्दी से केजे श्रीवास्तव मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। वहां पर जरा स्थिति बताइए कि अस्पतालों में क्या हर जरूरी चीज मुहैया है इस वक्त? जी बिल्कुल नहीं, अस्पतालों में अब हकीकत सामने आने लगी है कि लोग परेशान होने लगे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत किए गए एक ऑक्सीजन प्लांट में। यहाँ पर देखिए ये गाड़ियाँ खड़ी है, तमाम अस्पतालों की ओर से गाड़ी है। राजस्थान को इस वक्त 465 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए और मिल रहा है मुश्किल से राजस्थान को 250 मैट्रिक टन ऑक्सीजन। आने वाले एक हफ्ते में करीब 500 से ज्यादा मैट्रिक टन की जरूरत होगी। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में इन ऑक्सीजन तो है, लेकिन उसको लाने के लिए यहाँ पर परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े जो सिलेंडर होते हैं वे यहाँ पर नहीं है। राजस्थान सरकार खुद कह चुकी है कि उसे 54 बड़े सिलेंडर की जरूरत है, कंटेनर की जरूरत है जिसमें वो लाया जा सके, लेकिन केवल उसके पास 23 ऐसे कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन लाया जा रहा है। इस तरह की तमाम खामियां यहाँ पर सामने आ रही है और यहाँ देखिए पुलिस वाले भी तैनात हैं, क्योंकि कहीं किसी तरह का कुछ हंगामा न हो जाए, गड़बड़ न हो जाए। तो ऐसे में ये प्लांट है, लोगों को तत्काल यहाँ पर जो आ रहे हैं उन्हें नियमानुसार ऑक्सीजन दिया जा रहा है। लेकिन अस्पतालों में अभी भी देखा जाए तो ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा कमी है। लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है ऑक्सीजन के लिए, और कई अस्पतालों ने साफ कर दिया कि ऑक्सीजन का इंतजाम भी मरीज को खुद ही करके आना पड़ेगा। यही वजह है जो तस्वीर आप श्रीवास्तव दिखा रहे हैं, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल प्लान बनाइए, कोऑर्डिनेशन लाइए। लेकिन जल्दी से भोपाल का रुख करते हैं। राकेश जरा बताइए मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, क्या वहां पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति नजर आ रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही वहां भी? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 15 दिनों के हिसाब से आज के जो है हालात थोड़े ठीक हैं, लेकिन हम हालात जरूर ठीक हुए मध्य प्रदेश में, लेकिन जो सिस्टम में सुधार की जरूरत है वो अभी तक सुधार में नहीं हो पाया है। हम बात करें जो केंद्र से कोटा मध्य प्रदेश के लिए 542 मीट्रिक टन का जो कोटा तैयार किया हुआ है, उतनी ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को नहीं पहुंच पा रही है। तमाम जो एजेंसियां, तमाम कंपनियां हैं, केंद्र मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन देने के लिए तैयार है, लेकिन टैंकर्स की कमी है। और मध्य प्रदेश की अभी बात करें तो 86 टैंकर मध्य प्रदेश को मिले हुए हैं, लेकिन दूरी इतनी अधिक है, 24 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे मध्य प्रदेश में परिवहन में लग रहा है। और यही कारण है कि एक दिन में महज 27 से 30 टैंकर ही मध्य प्रदेश में पहुंच पा रहे हैं, यानी 500 मीट्रिक टन से कम ही ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को पहुंच पा रही है। जबकि 22 अप्रैल का समझौता है, 22 अप्रैल का फैसला है जिसमें केंद्र ने सहमति दी है कि मध्य प्रदेश को कम से कम 542 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जाएगी। केंद्र तैयार भी है और जो जहां ऑक्सीजन सप्लायर जो कंपनी है वो भी तैयार है, लेकिन परिवहन की मध्य प्रदेश के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो इकाइयां लगाने की तैयारियां की गई थी, करीब 50 से अधिक ऑक्सीजन की इकाइयां मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगाई जा रही हैं। तो चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर गैर बीजेपी शासित राज्य, लगातार ऑक्सीजन के कोटे की कमी नजर आ रही है। कोटा तो बढ़ा दिया जा रहा है, कोटा ऑक्सीजन का पूरा करने की बात की जा रही है, लेकिन जरूरी संसाधन नहीं है। विनोद, मैं एक बार फिर से जल्दी से आपका रुख कर रहा हूं, जरा मुंबई की स्थिति बताइए, महाराष्ट्र की स्थिति बताइए, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा खराब माहौल है, सबसे ज्यादा मामले अभी भी वहीं से आ रहे हैं। देखिए कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर तो यहाँ पर कह सकते कि आत्मनिर्भर होने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। फिलहाल 10 महानगर पालिकाओं में खुद के ऑक्सीजन प्लांट बनाने की काम शुरू हो चुका है। और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ठाणे महानगर पालिका, और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ठाणे महानगर पालिका, वहाँ पर उन्होंने खुद का ऑक्सीजन प्लांट 2 दिन पहले ही शुरू किया है। 2 प्लांट वहाँ पर उन्होंने बना लिए हैं। राज्य को एक कोटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोटा तय किया है 1784 मैट्रिक टन, लेकिन राज्य में 1650 टन मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर जैसे तैसे राज्य सरकार मैनेज कर रहा है। हालांकि किसी भी हॉस्पिटल में फिलहाल कमी नजर नहीं आ रही है। जहाँ पर भी कमी होती है वहाँ पर तुरंत प्रशासन वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाने का पूरा प्रबंध यहाँ पर कर रहा है। और आपको पता ही होगा, भिलाई से, रिलायंस से, जामनगर प्लांट से, ये 2 प्लांट से यहाँ पर ऑक्सीजन रोजाना उनको यहाँ पर मिल रहा है। राज्य सरकार हर संभव कोशिश यहाँ पर कर रही है कि मामलों में कमी लाने के लिए
सिर्फ बात करें कि मुंबई में मामले थोड़े बहुत कम जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मामले में कभी अब नागपुर में होनी जरूरी है, नासिक में होनी जरूरी है, पुणे में होनी जरूरी है। इन 3 इलाकों में सबसे ज्यादा मामले वहां पर देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा बात करूं मैं विदर्भ की, विदर्भ में चंद्रपुर जैसा इलाका है, वहां पर ज्यादा है, यवतमाल है, औरंगाबाद मराठवाड़े का इलाका है, वहां पर भी सबसे ज्यादा मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में के बावजूद मामले बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहे हैं और चिंता का विषय यही है, कहीं ना कहीं यही चिंता का विषय है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये देखने की जरूरत है कि केंद्र अपने हाथ में पूरी स्थिति को लेता है, कैसे वहां पर तमाम संसाधनों को मुहैया कराता है, ये देखने वाली बात होगी। अशोक, अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं एक बार आपसे यह समझना चाहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति को समझे, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि कानपुर की स्थिति बहुत खराब है, लखनऊ की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, मेरठ से भी अब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए क्या लॉकडाउन जैसी फैसले पर विचार किया जा सकता है? देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कल इस बात का खंडन भी किया गया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन लगने नहीं जा रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर, यानी कि अगर आप देखिए कि बीते 24 घंटे में ही उत्तर प्रदेश में 30,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई, यानी 30,000 से ज्यादा नए केसेस उत्तर प्रदेश में सामने आए। तो उसको देखते हुए लगातार जिस तरह से इजाफा हो रहा है उत्तर प्रदेश में कोविड के मामलों को लेकर, 3 दिनों का जो वीकेंड लॉकडाउन था वो लगाया गया था। पहले 2 दिन का था, बाद में उसको 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि शुक्रवार की रात 8 बजे से लेकर पहले सोमवार सुबह 7 बजे तक था, लेकिन अब उसे मंगलवार सुबह 7 बजे तक किया गया है। यानी कि 3 दिन का लॉकडाउन सप्ताह में फिलहाल यूपी सरकार में लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो ज्यादा प्रभावित जनपद हैं, जिसमें लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, उन सब जगहों पर नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो फिलहाल सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जितने एहतियात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी में अपनाए जा रहे हैं, फिलहाल अभी कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ उत्तर प्रदेश जाने की स्थिति में नहीं है। और सरकार की तरफ से स्पष्ट भी किया गया है कि फिलहाल कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा। लेकिन इस बीच में जो दूसरी तस्वीर सामने आ रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी की बात हो या बेड की कमी की आप बात कर रहे हैं, अशोक मैं आप ही के पास लौटूंगा, क्योंकि मेरठ से एक बड़ी खबर है, इस पर हम बने भी हुए हैं। अब से कुछ देर पहले भी हमने बताया कि मेरठ में न्यूटिमा हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई और यहां पर जमकर के हंगामा भी हुआ। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर के तोड़फोड़ भी की है। परिजनों का यह आरोप है कि ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई और लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके घर वाले हैं, उनकी मौत हुई है। अस्पताल में परिजनों ने करीब 4 घंटे तक हंगामा किया और बाद में किसी तरह से पुलिस ने परिजनों को शांत करवाया। यह मेरठ की स्थिति है। इससे पहले भी मेरठ में इस तरह की खबरें आई जहां पर ऑक्सीजन की कमी। अशोक मेरे साथ लगातार बने हुए। अशोक, अगर मेरठ की स्पेसिफिक स्थिति की बात करें तो वहां पर न्यूटिमा अस्पताल से क्या खबर आई असल में? अशोक, देखिए, दरअसल हुआ कुछ यूं था कि अस्पताल में जो लोग एडमिट थे, उनके परिजनों ने इस बात को लेकर आरोप लगाया कि अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की उपलब्धता बंद हो गई और जो मरीज वहां पर एडमिट थे उनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। परिजन बहुत नाराज थे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया था। हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे, उनसे भी काफी कहासुनी नोकझोंक हुई और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनको शांत करवाया। लेकिन बात सिर्फ मेरठ की नहीं है सऊद, आप देखिए कि बहराइच से भी कल एक बहुत हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई थी, जहां पर एक मां को लेकर उसकी 2 बेटियां हॉस्पिटल पहुंची थी और उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। डॉक्टर्स ने चेक करने के बाद उनको ये बताया कि फिलहाल वो जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके बाद जो बेटियां थी, उन्होंने अपने मुंह से अपनी मां को ऑक्सीजन देने की कोशिश की। और ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। व्यवस्था पर बहुत बड़ा तस्वीर भी वायरल हो रही है कि बेटियां अपनी मां को जो स्टेशन पर पड़ी हुई है, उनको अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रदेश के मुखिया लगातार ये कहते हैं कि सब कुछ दुरुस्त है, सब बेहतर है। भूपेंद्र, जरा गुजरात की स्थिति एक बार फिर से आप बताइए कि गुजरात में ऑक्सीजन की कमी की बात नहीं सामने आ रही है, मामलों में कितनी कमी आ रही, केंद्र से कितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन बेहतर है? देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। पर्याप्त क्षमता में उत्पादन हो रहा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो अन्य राज्यों को सप्लाई हो रहा है। कुछ एक अस्पताल है, निजी अस्पताल, जैसे कि कल वडोदरा वाघोड़िया के अस्पताल में अस्पताल प्रशासन ने रिश्तेदारों से कह दिया था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है,
आप व्यवस्था कीजिए, हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। लेकिन उस 2 घंटे के भीतर उनके पास टैंकर पहुंच गया और मामला जो है वो शांत हो गया, नहीं तो वहां पे बड़ी दिक्कत पेश आ सकती थी। जिस अस्पताल में मैं खड़ा हूं, ये सिविल अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। यहाँ पे 19,000 लीटर का इनका अपना ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि इन्हें 15,000 लीटर ऑक्सीजन मिल रहा था और इसलिए इन्होंने गेट पर ताले लगा दिए थे। और उसके बाद 2 दिनों में जो मामलों में कमी आई है, उसकी वजह से चीजें जो है वो मैनेज हो गई, क्योंकि 15,000 केसेस से घटकर अब 13,000 के आसपास पूरे गुजरात में मामले आए। तो उसमें मामलों में जो कमी आई है उसने भी कहीं ना कहीं मदद की है और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो भी पूरी पर्याप्त क्षमता में यहाँ मिल गया। तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई कि किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी हो। कुछ एक जगहों पर जो निजी अस्पताल है, जहां शिफ्टिंग में या फिर इस तरह की चीजें जरूर दिक्कतें आ रही है, लेकिन अस्पतालों में अभी तक जैसे दूसरे राज्यों में परिस्थिति देखी जा रही है, वैसा गुजरात में बहुत ज्यादा किल्लत देखने को नहीं मिली। नहीं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि गुजरात में बाकायदा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर प्लांट्स हैं, वहां पर सप्लाई हो रही है। लेकिन जल्दी से भोपाल का रुख करते हैं। जल्दी भोपाल से आप बताइए कि क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि वहां पर तमाम जिलों में सख्त लॉकडाउन की पाबंदियां हैं, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू है, लेकिन बावजूद इसकी वजह से भी पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है। देखिए बिल्कुल, और समूचे मध्य प्रदेश में बात करें तो पिछले 19 से 20 दिन से कोरोना कर्फ्यू है। हालांकि ये लॉकडाउन है, लेकिन इसका नाम बदल दिया है मध्य प्रदेश में और इसे कोरोना कर्फ्यू नाम दिया है। हम कोरोना कर्फ्यू की बात करें अकेले शहरी सीमाओं में नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना कर्फ्यू लागू है। और 20 दिन के बाद की स्थिति मध्य प्रदेश में करें तो जो संक्रमण की दर है 20 से अधिक प्रतिशत की बनी हुई है। कभी ये 20 हो जाती है, कभी 21 हो जाती है, और जो पीक समय, अभी हम पिछले 7 दिनों की बात करें तो जो पीक पॉइंट था वो 23.7% था। ये जो संक्रमण की दर जिस तरह से लगातार बढ़ी हुई है, ये बड़ा अब चिंता का विषय सरकार के लिए हो गई है, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया, तमाम सख्तियां बरती गई, प्रशासन को, पुलिस को और दूसरे जो टीमें हैं उनको सड़क पर तैनात कर दिया गया, लेकिन अभी जो संक्रमण की दर कम होने का नाम नहीं ले रही है, ये सबसे अधिक चिंता का विषय है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो एक्टिव केस की संख्या है वो लगातार 80,000 से अधिक बनी हुई है। हालांकि ये बात राहत की जरूर खबर है मध्य प्रदेश में कि जो पॉजिटिव मरीज हैं वो कुछ दिन बाद जो है वापस अस्पतालों से घर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो ये लगातार जो आंकड़े आते आ रहे हैं 14,000, 13,000, 12,000, ये आंकड़े लगातार कम होते नहीं नजर आ रहे हैं। और फिलहाल हम बात करें तो ऐसे में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं, अब ये जो कोरोना कर्फ्यू है इसका समय अस्पतालों की स्थिति अगर हम आपसे पूछे राकेश तो क्या नजर आ रहा है वहां पर? तीमारदारों का क्या कुछ कहना है अपने मरीजों को लेकर? देखिए अभी तो अस्पतालों की हालत यही है कि कई बेड से बढ़ा दिए गए हैं, कई जगह अस्पताल खड़े कर दिए गए हैं, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहां पर भी अस्पताल बढ़ा दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में तो खुले आसमान के नीचे 1,000 बिस्तर का अस्पताल तैयार हो रहा है, लेकिन जैसे ही अस्पताल बढ़ते हैं, जैसे तैयार होते हैं, जो संक्रमण की दर बढ़ी हुई है, मरीजों के लिए ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं कम पड़ जाती हैं। यही कारण है कि वेटिंग लगातार है। अस्पतालों की ओर से बोर्ड लगा दिए गए हैं, चश्मा कर दिए गए हैं कि नो एडमिशन, इस अस्पताल में अब कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। इस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बने हुए, न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, खासतौर पर जो तहसील मुख्यालय है वहां पर यदि कोई अस्पताल है तो वहां के हालात भी सेम के सेम बने हुए हैं। यानी जो तमाम व्यवस्थाएं जरूर बढ़ाई जा रही हैं, ठीक है राकेश, लेकिन राजस्थान में शिवस्तन, आप ये बताइए कि वहां पर कोटे से, शिवस्तन नहीं है लेकिन अशोक है मेरे साथ। अशोक, जरा यूपी में बताइए कि सरकारी स्तर पर लगातार यह बात कही जा रही है कि सब बेहतर है, वैक्सीन है, इंजेक्शन है, बेड्स है, ऑक्सीजन है, लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल उलट क्यों दिखती है फिर? देखिए इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहां पर आपको बेड के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लखनऊ की अगर आप बात कर लीजिए तो यहां पर कई बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें पीजीआई है, केजीएमयू है, लोहिया संस्थान है, सिविल हॉस्पिटल है, बलरामपुर अस्पताल जिसको पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां पर भी बेड को लेकर दिक्कत बनी रहती है। अगर आप हॉस्पिटल के बाहर जाइए तो आपको कोई ना कोई वहां ऐसी स्थिति में मिलेगा और ये कहेगा कि मुझे उसे बेड की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। दूसरा एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अगर आप छोटे हॉस्पिटल्स में अपने मरीज को लेकर पहुंचते हैं तो तुरंत वो हायर सेंटर रिफर करते हैं,
और ये कहते हैं कि चूंकि यहां पर पर्याप्त संसाधन नहीं है इसलिए आप उनको हायर सेंटर लेके जाइए। लेकिन ये भी सच है कि सरकार की तरफ से इन तमाम सारे संसाधनों में इजाफा करने की कोशिश भी की जा रही है। आप देखिए कि अभी लखनऊ में ही डीआरडीओ की तरफ से 500 बेड का एक अस्थायी हॉस्पिटल लगभग तैयार हो चुका है और उसमें कोविड पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा, जहां पर पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन का प्लांट स्थापित किया गया है और जो आईसीयू के बेड्स हैं उन बेड्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई की पाइप भी डाल दी गई है। यानी कि तमाम सारे जो संसाधन है उससे पूरी तरह से लैस है। लखनऊ का हज हाउस की अगर आप बात कर लीजिए, वहां पर भी कोविड का हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है, वहां पर भी लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन मौजूदा परिदृश्य में, मौजूदा स्थिति में जो स्थिति है वो बेहद अभी आप कह सकते हैं पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। बेड की उपलब्धता हो, ऑक्सीजन प्लांट की बाहर आप चले जाइए तो वहां पर आपको लोगों की लंबी लाइनें मिलेंगी जो घंटों से इंतजार करते हैं। कानपुर में जो बिगड़े हालात हैं, गोरखपुर से भी खबरें आती हैं, लगातार मौतों की भी संख्या वहां बढ़ रही है। क्या इनमें वहां पर कमी आ रही, वहां पर भी संसाधन पूरी तरह से मुस्तैद किए जा रहे हैं? यही एक बड़ा सवाल है और इसी पर देखना होगा राज्य सरकार को। आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।